चलिए जी, आज थोड़े से सीक्वेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज कल आप लोगों का सीक्वेंस का टेस्ट है। तो मैं आज बहुत कम से कम बताऊंगी, आज आप लोग बताओगे, ठीक है ना? चलो देखते हैं आप तुम्हें कितनी तैयारी है सीक्वेंस की तुम्हारी। और मैं फिर बोल रही हूँ, सीक्वेंस का ही टेस्ट है, एपी का नहीं है। एपी का टेस्ट हम बाद में लेंगे, जीपी का अलग से लेंगे। ओके? हाँ, एक तो ना सबसे पहले सब फॉर्मूला नोटबुक निकालो, क्योंकि आप लोगों ने जब टाइप ऑफ नंबर्स लिखे थे तो आपने ना इवन ऑड नंबर्स वगैरह सब बताए थे। दो टाइप के नंबर रह गए थे हमारे, तो वो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। पहले तो वो लिखेंगे। लुक एट हियर, आपने सबसे पहले वो लिखना है। क्यों? कोई बात नहीं, मैं अपने आप बात कर लूंगी उससे। नेक्स्ट लिखिए, आप हेडिंग डालिए फॉर्मूला नोटबुक में, ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं इसको समझना। ट्राइंगुलर नंबर्स मतलब, मैं यहां पे ना नंबर्स को डॉट्स के अकॉर्डिंग दिखाऊंगी आपको, जिसमें ट्राइंगुलर नंबर्स बन सकते हैं और कौन कौन से होते हैं और कैसे पता चलता है ट्राइंगुलर नंबर्स हैं। ठीक है? लाइक अगर मैं सिर्फ ये सपोज ऐसे 3 डॉट ले लूं, तो अगर आप इन 3 डॉट्स को मिलाते हो तो आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। यानी कि ये मेरे पास एक ट्राइंगुलर नंबर हो गया कितना? 3। ऐसी अगला ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे यहां पर जो 2 नंबर थे, मुझे इसमें एक नंबर ऊपर ऐड करना पड़ेगा, एक इधर ऐड करना पड़ेगा और एक यहां पर ऐड करना पड़ेगा। यानी कि पहले 3, फिर उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 1। तो अगला ट्राइंगुलर नंबर मेरे पास कितना आ गया? 6 आ गया। अब अगर इससे बड़ा ट्राइंगल मैं बनाना चाहती हूं तो मुझे नीचे कितने डॉट लेने पड़ेंगे? 4। उसके ऊपर कितने लेने पड़ेंगे? 3। उसके ऊपर कितने लेने पड़ेंगे? और उसके ऊपर 1। तो अगला ट्राइंगुलर नंबर क्या आ गया? 10। बात समझ आ रही है? अब इससे अगला ट्राइंगुलर नंबर अगर मुझे निकालना हो तो मुझे नीचे कितने डॉट लेने पड़ेंगे? 5। उसके ऊपर कितने लेने पड़ेंगे? 4। उसके ऊपर 3। उसके ऊपर 2 और उसके ऊपर 1। तो अगला ट्राइंगुलर नंबर क्या आ जाएगा? 10 तो यही थे और 5 15, राइट? और सबसे पहला ट्राइंगुलर नंबर होता है हमारा 1। तो हमारे जो ट्राइंगुलर नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं? 1 है, फिर अगला 3 है, फिर उससे अगला 6 है, फिर उससे अगला 10 है। 1 पहला नंबर ट्राइंगुलर ही माना जाता है। ये ऐसे ट्राइंगल बन जाता है सिर्फ एक डॉट पे। ठीक है? सिंपली बस एक डॉट पे जो हम ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है? तो पहला ट्राइंगुलर नंबर 1 होता है, नेक्स्ट होता है 3, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला। इससे अगली टर्म बता सकते हो? इससे अगली टर्म बता सकते हो? देखो, इससे अगली टर्म में एक नीचे रो और बढ़ेगी, उसके अंदर कितने कितने वो हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो 15 + 6 कितना हो जाएगा? 21, है ना? तो नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर विल बी कितना हो जाएगा? 15 + 6 यानी कि 21। अब जरा इसको समझना, मैं जो तुम्हें समझाना चाह रही हूं। फर्स्ट ट्राइंगुलर नंबर वॉज 1, ये वाला, है ना? तो सेकंड ट्राइंगुलर नंबर निकालने के लिए मैंने पहले ट्राइंगल में कितने डॉट थे? 1 डॉट थे। उसमें मैंने कितने नंबर और ऐड करे हैं? 2। जोन सी रो है, सेकंड ट्राइंगुलर नंबर निकाल रही हूं ना मैं, तो मैंने इसमें +2 किया, क्या मिल गया? 3। अगर मुझे थर्ड ट्राइंगुलर नंबर निकालना हो तो मैं क्या कर रही हूं? जो ये सेकंड वाली टर्म थी इसमें मैं क्या ऐड करूंगी? 3। अब ये 3 कहां से आया? जोन सी नंबर ऑफ
रो है या जौन सा नंबर ऑफ ट्रायंगुलर नंबर है। थर्ड ट्रायंगुलर नंबर है तो मैंने +3 किया, किसमें? पिछले वाले नंबर में। बात समझ आ गई? अगर मुझे फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर निकालना होता तो मैं क्या करती? इनको प्लस करके 6 आ रहा है तो मैं क्या करती? 6 में प्लस करती क्या? 4। जोन सा नंबर मुझे निकालना है ना? ऐसी अगर मुझे फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर निकालना हो तो मैं क्या करूंगी? 10 plus 5 इस 10 में क्या प्लस करूंगी? 5 यानी 15, है ना? तो मेरे को अगर इसी तरह से nth ट्रायंगुलर नंबर निकालना हो तो मैं क्या करूंगी? यस, पिछली वाली टर्म में से में क्या ऐड कर दूंगी? मैं क्या ऐड करूंगी? कौन सी रो है? nth रो है तो मैं क्या रो को ऐड करूंगी? n ऐड करूंगी। तो ये मेरे पास एक रूल बन गया, tn इज इक्वल्स टू, tn क्या? an लिखना है इसको, कि a की फॉर्म में लिखा है ना हमने, an इज इक्वल्स टू an-1 प्लस n। दिस इज द जनरल टर्म फॉर nth ट्रायंगुलर नंबर। अब इस पर आराम से एक केस स्टडी बन सकती है। आपको एक वो पैटर्न दे दें और उस पैटर्न में पूछ लें कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, एक मिनट उठा लो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म एंड व्हाट विल बी द nth टर्म। दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? पेपर में भी आ सकता है, टेस्ट में भी आ सकता है। कल वाले टेस्ट बात समझ आ गई? मैं यहाँ पे टेस्ट नहीं बता रही हूँ और ना मैं टेस्ट डिस्कस कर रही हूँ, मैं आपकी टेस्ट की तैयारी करा रही हूँ और ये चेक कर रही हूँ तुम्हारी कितनी तैयारी है अभी तक सीक्वेंस की, ताकि तुम कल का टेस्ट दे पाओ। वरना मुझे आज जीपी शुरू कराना था, मैंने नहीं कराया, ठीक है ना? तो ट्रायंगुलर नंबर का जो जर्नल टर्म होती है वो किससे मिलती है हमें? an-1 और प्लस n से, ठीक है? और जहां पर आपको a1 कितना दिया होगा? 1 दिया होगा, वेयर ये आपको गिवन होगा, राइट? अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद स्क्वायर नंबर्स की। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं उसका भी पैटर्न सीखो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्क्वायर नंबर्स। अब इसको भी डॉट से समझेंगे, ठीक है? जैसे एक स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 2x2 का अगर मैं स्क्वायर बनाऊं और इससे पहला 1x1 का, ये तो हो गया 1x1 का स्क्वायर। इसमें एक ही डॉट है, लेंथ भी 1 ब्रेड्थ भी 1, है ना? इसमें कितनी लेंथ है? 2 और ब्रेड्थ भी 2। तो ये सेकंड टर्म हो गई स्क्वायर नंबर की। उससे अगले वाली अगर मुझे स्क्वायर टर्म बनानी हो तो मैं क्या करूंगी? 3 डॉट की 3 लाइनें बनाऊंगी, अगला स्क्वायर बन जाएगा, अदरवाइज तो रेक्टेंगल बन जाता है ना? अगला अगर मुझे स्क्वायर बनाना हो तो हम 4 डॉट्स लेंगे और कितनी रोज लेंगे उसकी? 4 डॉट्स की 4 रोज लेंगे, है ना? एंजल बताना पहला स्क्वायर नंबर क्या हुआ? 1 विच इज 1 का स्क्वायर, 4 विच इज 2 का स्क्वायर, अगला 3 का स्क्वायर, अगला 16 4 का स्क्वायर। तो अगले वाली नेक्स्ट क्या आ जाएगी? सो नेक्स्ट टर्म विल बी 25, जिसको कि आप क्या लिखोगे? तो अगर मुझे इसकी जनरल टर्म लिखनी हो तो वो क्या आ जाएगी? nth टर्म में कौन सा स्क्वायर नंबर आएगा? स्क्वायर नंबर्स का जो nth नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर ऑफ कोर्स। ये देखो पहला नंबर था 1 का स्क्वायर, दूसरा नंबर था 2 का स्क्वायर, तीसरा नंबर था, चौथा नंबर
तो n वाला कौन सा होगा? N n का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इज जनरल टर्म फॉर nth स्क्वायर नंबर। ठीक है, बोलो जी, समझ आ गया कि नहीं? Yes, ma'am. सो ट्राइंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स क्लियर हो गए अच्छे से? Yes, ma'am. ओके, अभी मैं एक और पैटर्न दे रही हूं आपको, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, वेट, हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपके इसमें ना ये ग्राफ वाला पेपर कर रखा है। इसको जरा देखो, अब जरा ध्यान से, मैं एक पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये ग्राफ पेपर है, नहीं आपने बनाना नहीं है, आपने जस्ट इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपको दे रखा है एक ये डाइनिंग टेबल दे रखी है। दिस इज अ डाइनिंग टेबल जो कि मैंने 2 बॉक्सेस में लिया है। दिस इज अ डाइनिंग टेबल जिसमें कितने लोग बैठ के खाना खा सकते हैं? 6 लोग। दिस इज द फर्स्ट केस। अगला मैंने लिया इसी का डबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया सेकंड केस जिसमें 10 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। ठीक है, अगला मैं ले रही हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। थर्ड स्टेज, यानी इसमें हमारे पास A1 कितना दे रखा है? 6. इसमें A2 कितना दे रखा है? 10. 10। इसमें A3 कितना दे रखा है? 14। और आपसे पूछ ले व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? 18. व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? 18. हाउ? इसके 4 का डिफरेंस है। अच्छा, समय 4 का डिफरेंस है। अच्छा, अब बना के देख लें एक बारी। चलो बना के देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि 18 है, कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं। 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18. एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं व्हाट विल बी द nth टर्म, देन व्हाट यू विल डू? स्क्वायर। इसकी ऑब्जर्वेशन समझो, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपने अभी देना हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में आएंगी 3 केस स्टडीज, पूरे चांसेस हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड एक केस स्टडी आएगी। 4+. ठीक है, आप जरा इसको समझो। जो हम केसेस ले रहे हैं, लाइक मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में मेरे पास जो टेबल के ऊपर और नीचे बंदे बैठे हुए हैं वो ही इंक्रीज हो रहे हैं हर एक केस में। Yes, ma'am. ये देखो, यहां पर इधर ये वाले और ये वाले कितने थे? 4 थे, और इसमें +2 हो रहा था। अगले वाले में कितने हैं? ये डबल हो गए, ये ऊपर और नीचे वाले डबल हो गए, और +2 एज इट इज रहा। अगले वाले केस में ये कितने हो गए? ट्रिपल हो गए, 3 टाइम्स हो गए, और ये वाले +2 एज इट इज रहे। तो अगर मुझे nth टर्म में लिखने हो तो मैं क्या लिखूंगी? सेकंड टर्म में इस 4 के कितने हो रहे थे? ये 4 के कितने हो रहे थे? 2 टाइम्स हो रहे थे। थर्ड में ये 4 के कितने हो रहे थे? 3 टाइम्स। तो nth टर्म में क्या हो जाएगा?
वो बीच में हम n into A n टाइम्स हो जाएगा 4 का 4 और प्लस 2, जो लेफ्ट और राइट वाले हैं वो 2 एज इट इज रहेंगे। 4 कॉमन और यस, यानी कितना आ जाएगा ये 4n प्लस 2, ये हो जाएगी इसकी nth टर्म। अब अगर वो उससे आपसे पूछे व्हाट विल बी, उसमें 4 को मल्टीप्लाई हुआ है 4 पे डिफरेंस आ गया। 4 मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 4 का मल्टीपल लिया है। सी, पहली टर्म में ये 4 है ना, 1 2 3 4 है कि नहीं, दूसरी टर्म में ये 4 जो है वो 2 बार आ रहे हैं, आ रहे हैं। इसमें ये 4 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार 3 बार आ रहे हैं, आ रहे हैं। इतना है। तो अब इसमें अगले वाली में क्या आ रहे हैं, ये 4 4 बार 4 बार आ रहे हैं। जितने केस होते यस, जोन से टर्म निकाल रहे हो उतनी बार ही 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। 2 ऊपर बैठे हुए हैं, 2 नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए nth टर्म में क्या होगा, n into 4 n टाइम्स हो जाएंगे ना 4 के, और प्लस 2 में कौन से कर रही हूँ, एक ये लेफ्ट और राइट वाला, क्योंकि ये तो नहीं चेंज हो रहे, ये तो सेम है। बात समझ आ गई। सो दैट्स व्हाई अब अगर वो गए एंड हेंस फाइंड व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म, तो अब आप फिफ्थ टर्म निकालने के ड्रॉ थोड़ी करोगे, अब आप फॉर्मूला यूज करोगे। समझ आ गई मेरी बात। तो फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी यहां से, 22। यस 4 into 5 प्लस 2 यानी कि 22। क्लियर हो गया अच्छे से, नोट इट डाउन। वो क्या कहते हैं, शुरू से करना डायग्राम में बिल्कुल डायग्राम बनाना है। अभी तो आपने अरे अब के लिए तो बनाना पड़ेगा ना बेटे, आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहे हो, क्वेश्चन आपके पास है नहीं बुक में, फिर आप क्या करोगे, तो ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करो इसको। बनवाने 7:30 तक बैठते हैं। इसको ड्रॉ भी करो, इसको क्वेश्चन को भी करो। एंजल तुम्हें अपना पिछला रीटेस्ट भी देना था, कब, इस टेस्ट के बाद थोड़ा सा समझो। यस मैम मंथन सीधे बैठो बेटे। ये देख नेक्स्ट देखिए, सबने लिख लिया ये, शुभश्री हो गया, चेंज कर दूं। चलिए नेक्स्ट देखिए जी। अब a sequence is such that each term is 2 more than twice of previous term. Write the rule
for nth term, hence find the sum of fifth and ninth टर्म। अब आपको सीक्वेंस का रूल भी बनाना है और उस रूल से फिफ्थ और नाइन्थ टर्म निकालनी है और फिर उनका सम करना है। ठीक है, अब ये लाइन क्या कह रही है? ईच टर्म इज 2 more than twice of previous term। प्रीवियस टर्म मतलब n minus नहीं, पहले वाली। अगर कोई भी टर्म में एनी टर्म को मैं ए एन ले रही हूं तो उसकी प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगी? ए एन माइनस वन। बात समझ आ गई? तो अब इसका रूल कैसे बनेगा? ईच टर्म मतलब एनी टर्म, एनी टर्म को आप क्या लोगे? ए एन। इज का मतलब इज इक्वल्स टू 2 more than यानी 2 और उससे पहले प्लस का साइन, ट्वाइस ऑफ प्रीवियस टर्म 2n minus यानी 2 into ए एन माइनस वन। रूल बनाना समझ आया या नहीं? ऐसा आप कहां करते थे? लीनियर एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन चैप्टर में, याद है? किया था ना पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, करते थे उस? हाँ बिल्कुल, दोबारा समझो। ईच टर्म मतलब एनी टर्म, तो एनी टर्म हमें किसकी बात करने हैं? nth टर्म की। तो ईच टर्म मतलब nth टर्म इज का मतलब इज इक्वल्स टू 2 more than मतलब 2 उससे पहले प्लस का साइन, ट्वाइस द प्रीवियस टर्म यानी 2 इंटू पहली टर्म, n से पहली। गॉट इट? सबको अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी टर्म्स निकालनी है? लेकिन फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? फोर्थ टर्म चाहिए, और फोर्थ टर्म निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? थर्ड टर्म चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, फिफ्थ टर्म एंड थर्ड टर्म कर लो। चलो, फिफ्थ टर्म एंड थर्ड टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो अब आपको कोई भी टर्म निकालने के लिए उससे पिछली टर्म तो पता होनी चाहिए ना। इसका मतलब अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकंड पता होनी चाहिए, सेकंड निकालनी है तो फर्स्ट पता होनी चाहिए, है ना? फिफ्थ निकालनी है तो फोर्थ पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे 5 टर्म्स तक सारी टर्म्स निकालनी पड़ेंगी पहले। सो A1 निकालने के लिए क्या आ जाएगा? अच्छा, एक और चीज इसमें देंगे, एक टर्म वो जरूर देंगे इसमें। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा वो एक या दो टर्म जरूर देंगे। A1 आपको सपोज दे रखी है 1, वेयर A1 इज फर्स्ट टर्म आपको इसमें हमेशा दी होगी, फर्स्ट टर्म इज 1। अब फर्स्ट टर्म आपको 1 दे रखी है, सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे? n को 2 रखोगे, yes क्या आ जाएगा बोलो? सानवी बता। A2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 यानी कि 1। A1 देखो, अगर तुम an की जगह यहाँ पे an माइनस 1 ले रहे हो ना, और इधर आपने an की जगह क्या लिखा है? A2, ऑब्वियसली ये क्या बन गया? इससे पिछली टर्म बन गई, यानी कि A1 आ गया, है ना? एंड प्लस 2 वैल्यू रखो, सॉल्व करके कितना आएगा? 4। तो A2 मुझे कितना मिल गया? अब मुझे A3 निकालना है। गुंजन, जगह 1 क्यों है? n की जगह आप 2 रख रहे हो, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1 होता है ना, इसलिए आया। बोलो गुंजन। वैल्यू रखो, यानी कि A3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10 आ गई, राइट? अगली टर्म निकालने के लिए मन्नत, स्पीकर। आगे बोलो, बोलो 10 plus कितना आएगा? 22। A4 आपके पास आ गया 22। शुभश्री, A5 2 plus 2 46 46,
यानी A5 आ गया 46। नाउ आपको क्या निकालना था, किस किस का सम निकालना था, फिफ्थ और थर्ड टर्म का। फिफ्थ टर्म मतलब A5, थर्ड टर्म इज A3। कितना आएगा बोलो, 56 10 प्लस 46 इज 56। क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ an be a sequence whose nth term is given by an is equals to -1 की पावर 2n - 1 into n स्क्वायर। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, एक चीज ध्यान रखना, आपसे वो दो वर्ड पूछ सकते हैं। एक तो पूछते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है जो कि सिर्फ n पे डिपेंड करता है, जैसे ये है an और वो सिर्फ n का फंक्शन हो, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। एक होता है रिकर्सिव रिलेशन, RECURCIVE, रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन किस टाइप के होते हैं, जिसमें nth टर्म जो होती है वो पिछली टर्म पे डिपेंड कर रही होती है। ये देखो, कोई भी टर्म अपनी पिछली दो टर्म पे या पिछली किसी एक टर्म पे डिपेंड कर रही है, तो इसको बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशन। तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और रिकर्सिव रिलेशन में डिफरेंस है। रिकर्सिव रिलेशन का यूज तब करते हैं जब तक आप पिछली टर्म्स नहीं निकालोगे तब तक आप अगली टर्म नहीं निकाल सकते। लाइक आपको an निकालना है तो वो तभी निकलेगा जब आपको an - 1 पता होगा या an - 2 पता होगा, तभी निकाल सकते हो। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, रिकर्सिव रिलेशन, राइट। और जो सिर्फ n पे डिपेंड कर रहा है, लाइक ये है। अब मान लो मुझे इसमें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मुझे फोर्थ टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली इसमें n की जगह क्या रख दूंगी, 5 रख दूंगी और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मान लो मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो मुझे सेकंड या फर्स्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली मैं n को 3 रखूंगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। समझ आ गया, डिफरेंस क्लियर है। क्योंकि पेपर में वो पूछ सकते हैं, असर्शन रीजन में दे सकते हैं। सपोज उन्होंने दिया an गिवन बाय दिस इज एन रिकर्सिव रिलेशन, तो असर्शन क्या हो जाएगा, अगर असर्शन आ गया आपके पास कि दिस इज अ रिकर्सिव रिलेशन, तो क्या आ जाएगा असर्शन, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स ऑफ कोर्स, क्योंकि ये रिकर्सिव रिलेशन तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ n पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या है ये, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, इट इज नॉट रिकर्सिव रिलेशन। मेरा बात मतलब समझ आ गया कि नहीं अच्छे से, नहीं आया, दोबारा बताती हूँ। देखो इसमें आप कोई भी टर्म निकालोगे, अगर कैसे निकालोगे, मैं अगर आपसे कहूंगी फिफ्थ टर्म निकालो यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे, n की जगह 5 रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा ना। यानी कि A5 निकालना इंडिपेंडेंट है, मुझे इसके लिए किसी भी A4 की या A3 की या A2 की या A1 की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। बात समझ आ गई। लेकिन अगर मैं कहूंगी इस रिलेशन का यूज करके A5 निकालो, A1 से तो क्या तुम n को 5 रख करके इसमें से A5 निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये इसमें A4 और A3 आएंगे तभी मैं A5 निकाल सकती हूँ। मेरी बात समझ आ रही है। तो जिसमें nth टर्म अपनी पिछली टर्म्स पर डिपेंड करती है उसको बोलते हैं हम रिकर्सिव रिलेशन। जिसमें nth टर्म पिछली फॉर्म पर, पिछली टर्म्स पर डिपेंड नहीं करती उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। पेन से खेलना बंद कर दे, ध्यान यहाँ लगा, ठीक, फुल अटेंशन के साथ, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या चीज है, एक रिकर्सिव रिलेशन है या एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। और ये क्या है, रिकर्सिव रिलेशन है। डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों में, गुड। चलिए अब इससे ये nth टर्म इन्होंने दे रखी है और क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ
एंड फोर्थ टर्म। तो क्या करोगे सानवी? इसका यूज करके फिफ्थ और फोर्थ टर्म निकालनी है और उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बोले तो उनको माइनस करना है। क्या करोगे? A1 क्यों निकालने? इनकी जगह 5 क्यों? मुझे तो A5 निकालना है ना, और ये जो AN है वो पिछली टर्म पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो मैं A1 A2 क्यों निकालूं? A1 A2 तब निकालते अगर हमारा AN इस टाइप का होता, है ना। अब इससे फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या पुट करोगे? N की जगह 5 रख दोगे, तो बोलो क्या आएगा N की जगह 5 रख के? -1 की पावर 2 × 5 करेंगे तो कितना आएगा? 10 - 1 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, और साथ में 5 का स्क्वायर आएगा। अब जरा बताना, -1 की पावर 9 प्लस में आएगी या माइनस में आएगी? माइनस में, क्योंकि ऑड नंबर है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? लगी समझ? अब A3 निकालने के लिए क्या करेंगे? A3 निकालने के लिए क्या करेंगे? N की जगह 4 ले 3 निकाल। A4 क्यों? हाँ A4 थर्ड और फोर्थ टर्म का पूछ रहा था ना, 4 रखा। बताओ अब जरा, A4 सानवी बताएगी। बोलो सानवी। सेवन, कितना आ जाएगा? आगे अब इनका डिफरेंस निकालना है। डियर डिफरेंस, डिफरेंस निकालते हैं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच वन इज ग्रेटर। -16 -16 इज ग्रेटर, तो -16 में से माइनस करेंगे माइनस के 25 को। ध्यान रहे, डिफरेंस में हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। कितना आ जाएगा? 9 दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? यस मैम क्वेश्चन समझ आ गया यस मैम अच्छे से? यस चलो अच्छा, फिर एक और बताओ जरा मुझे। सपोज आपको दे रखा है, इफ Tn be a sequence whose nth term is given by Tn is equals to 2 की पावर n - 1। n - 1, पहले तो मुझे यही बताओ कि ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है या रिकर्सिव रिलेशन? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट इंडिपेंडेंटली n की वैल्यू रख करके हम इससे टर्म्स निकाल सकते पिछले हैं। टर्म से हाँ, इसमें पिछले टर्म्स की जरूरत नहीं है। अब अगर वो आपसे कहे फाइंड T2 पूछ रहे प्लस 2 टाइम्स T3 माइनस T4, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे? शुभश्री, क्या करेंगे इसके लिए? पहले तीनों टर्म्स अलग अलग निकालेंगे और फिर इसमें वैल्यू रख करके आंसर निकालेंगे। T2 इज इक्वल्स टू -1 कितना आएगा? सॉरी 1 की पावर मतलब 2 में से पहले माइनस होगा, फिर उसके बाद दोबारा स्क्वायर होगा, या पहले स्क्वायर होगा? सही जा
आगे तुम रुक जाओ अब। अरमन 2 T3 2 minus 1 8 minus 1 7 आगे दिपिन 10 2 4 minus 1 16 15 उसके बाद मुझे ये तीनों वैल्यूज यहां पर रखनी है। T2 प्लस 2T3 माइनस T4 में बोलो 3 plus 7 प्लस 7 या 2 into 7 minus 15 कितना आएगा सॉल्व करके? -2 प्लस 2। बात समझ आ गई कैसे क्वेश्चंस आएंगे? पेपर में भी ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस, समझ गए? अगला बताओ जरा। फाइंड 20th term of the sequence with explicit rule an is equals to 4n minus 1। ठीक है, उसके बाद हम जो -1 है वो n के साथ है कि वो एक n जो नीचे है फिर नीचे है, पावर में नहीं है, नीचे है, मल्टीप्लाई में 4 इंटू n है -1 है, पावर में नहीं है। पावर में होता मैं थोड़ा ऊपर लिखती। ये 4 इंटू n, 4 और n की मल्टीप्लाई है, देन -1 है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि विच टर्म ऑफ इट विल बी वन 23 is any term of this sequence be 0? यानी आपको पहले 20th टर्म निकालनी है, फिर ये बतानी है कि कौन सी टर्म 123 होगी, और फिर ये बताना है कि क्या 0 भी कोई इसकी एक टर्म होगी। यू हैव टू चेक। ठीक है, चलिए बताइए। गुरजोत an आपको दे रखा है 4n minus 1, तो ये लिखना है, पहले यहां से शुरुआत होगी सॉल्यूशन की, इसके बाद बताओ क्या करेंगे। A20 तो हेल्प क्यों कर रहा है उसकी? उसको नहीं आता, उसने कहा तो उससे, है ना। आगे बताओ गुरजोत क्या करेंगे, आगे क्या पूछ रहा है? विच टर्म इज 123, क्या करेंगे उसके लिए? विच टर्म वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना। यस हाँ, क्या करते हैं इसके लिए? यस, an की जगह हमें 123 रखना है और क्या निकालना है? n निकालना है। तो an की जगह हमने रखा 123, किसमें? an इज इक्वल्स टू 4n minus 1 में।
बोलो गुरजोत। हाँ 153 plus 1 is equal to 4 शाबाश, आगे 54 and is equal to 124 upon 4 कितना आ जाएगा? आंसर क्या आएगा? 31st term is टर्म will be 123. 123. ये लाइन लिखनी कंपलसरी है। तेजस, इसके बाद क्या करेंगे? Is any term of the sequence be 0? an को 0 लेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट टर्म के लिए an को 0 लेना है। किसमें? 4 and minus बोलो क्या लिखो? 4 is equal to 4 and minus 1 is equal to 4 and n is equal to 1 equal to n is equals to 1 upon 4, it is which is Not a term. not a natural number. ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्या है मुझे नहीं पता, ना हमें लिखना, ना वो पूछ रहा है कि n क्या है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि क्या n नेचुरल नंबर आ रहा है। अगर नेचुरल नंबर आया सिर्फ तभी 0 इसकी एक टर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट 0 विल नॉट बी एनी टर्म ऑफ इट। इसका मतलब 0 इसकी कोई भी टर्म नहीं होगी। बोलो समझ आया कि नहीं? अच्छे से समझ आया कि कुछ कुछ अच्छे से अच्छे से आ गया? चलो, अगर आ गया है तो फिर अगला बताओ। अगर आपको an दे रखा हो an-1 प्लस 7 और साथ में a1 दे रखा है 3, ठीक है, a1 दे रखा है 3 और आपसे कहे फाइंड 2 टाइम्स a3 माइनस a2, खुद से करके दिखाओ। अब पहले तो मुझे यही बता दो कि ये आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है या रिकर्सिव है। कैसे पता चला रिकर्सिव है? डिपेंड हो रहा है क्योंकि an जो है वो अपनी पिछली टर्म पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। पहचान समझ आ गई है? यस मैम। चलो करके दिखाओ, खुद से करके दिखाओ। अब कल टेस्ट में कोई भी बच्चा अगर मुझे ऐसा दिखाई दिया ना जिसका मुझे रीटेस्ट लेना पड़ा, तो विद फाइन होगा रीटेस्ट। कल की तुम मुझे सेम टाइम में है। एंजल तुम बताओगी ये पूरा क्वेश्चन? रेडी? स्पीक अप। a2 is equals to राइट? हाँ, a2 is equals to 3 plus 7, राइट? हाँ कर, 2 मिनट में ही कर। शुभश्री बोलो। आगे a3 माइनस a2 तो मुझे निकालना ही नहीं, मुझे तो 2 टाइम्स a3 माइनस a2 निकालना है।
तुमने क्या किया, A3 माइनस A2 निकाल करके उसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया है, राइट। फिर 2 टाइम्स A3 है, तो सिर्फ A3 में 2 की मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा? 24. 24. और अगर यही चीज ऐसे होती तो तब क्या करते? क्यों शुभश्री, अब क्या करते? 14. हाँ, अब A3 यानी कि 17 में से A2 यानी 10 को माइनस करते, पहले माइनस होगा फिर मल्टीप्लाई होगी, तब कितना आना था? फर्क देख रही है, डिफरेंस समझ आ रहा है? पहले क्या करना है, इसमें ब्रैकेट नहीं है तो इसमें पहले मल्टीप्लाई होगी, इसमें ब्रैकेट है तो इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। सबको समझ आ रहा है ना डिफरेंस? Yes. अच्छे से। चलो अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रही हूं वो बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है जिसे जाना जा सकते हैं बिना पूछे, बिना परमिशन के। राइट डाउन, रवि स्टार्ट अ जॉब with monthly salary of rupees 25,000 rupees. His salary increases by rupees 1,500 every year. हर साल बाद, या एवरी मंथ लिख लो, चलो एवरी मंथ, हर मंथ उसकी सैलरी 1,500 रुपए बढ़ जाती है, ठीक है। अब जो असली क्वेश्चन है, राइट एक्सप्लिसिट एंड रिकर्सिव रूल फॉर हिज सैलरी इन nth मंथ। यानी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी निकालना है और रिकर्सिव फॉर्मूला भी निकालना है, और फिर है इन विच मंथ हिज सैलरी विल बी rupees 50,500. That will be the last question for today. ठीक है जी, इसको समझेंगे अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं। जो उसकी फर्स्ट मंथ की सैलरी है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, A1 हो जाएगी। तो A1 कितना आ गया मेरे पास, 25,000। बात समझ आ गई? फिर सेकंड मंथ में जो उसकी सैलरी होगी वो मुझे कैसे मिलेगी, जो इंक्रीमेंट लग रहा है वो उसकी सैलरी में प्लस हो जाएगा, यानी कि A1 में प्लस हो जाएगा इंक्रीमेंट, कितना, 1500 है ना। यानी A1 कितना था, 675. और प्लस 1500, राइट। तो थर्ड मंथ में जो उसकी सैलरी होगी वो कैसे मिलेगी, A2 में फिर से 1500 ऐड हो जाएगा, Yes, ma'am. 28. है ना। 28,000. अब मैं A2 की जगह इसको सॉल्व करके नहीं लिखूंगी, मैं A2 की जगह 25,000 एज इट इज लिखूंगी, 1500 एज इट इज लिखूंगी, और ये 1500 एज इट इज लिखूंगी, और इसको लिख दूंगी 2 इंटू 1500, क्योंकि मुझे तो रूल बनाना है। मेरी बात समझ आ रही है? अभी देखो 2 रूल तैयार हो जाएंगे हमारे एक साथ, ठीक है। अब बताओ फोर्थ मंथ में जो उसकी सैलरी होगी वो कैसे मिलेगी, जितनी उसकी थर्ड मंथ की सैलरी थी उसमें 1500 ऐड कर देंगे। तो अब मैं A3 की जगह क्या लिखूंगी, ये
यानी कि 25,000 और प्लस 3 2 इंटू 1500 plus 1500 और प्लस 1500, 3 जिसमें मैं इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू 1500। मेरी बात समझ आ रही है Yes, ma'am. कि मेरे पास A4 आ गया? ठीक है। अब अगर मैं A5 लिखूं तो डायरेक्टली मैं कैसे लिख सकती हूँ A5 को? इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। A4 A4 plus 15 प्लस 1500 और यहां से क्या लिख सकती हूँ? प्लस प्लस 3 क्यों? 4 इंटू, प्लस करेंगे। ये देख A4 के लिए मैंने एक कम से मल्टीप्लाई किया ना, तो A5 के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। पिछले वाले को लिखा हुआ लिखा उसके बाद वो उसके बाद की बात कर रही हूँ मैं, इसमें डायरेक्ट रख रही हूँ ना, सॉल्व करने के बाद, है ना। अब जरा देखना यहां से रिकर्सिव रिलेशन और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कैसे तैयार होता है। सी, यहां से अगर मुझे जनरल टर्म निकालनी हो यानी an, तो यहां पे A4 की जगह क्या आएगा? अगर A5 की जगह मैंने an लिखा है तो A4 की जगह क्या आएगा? an माइनस वन, यानी कि पिछली टर्म आएगी एंड प्लस 1500। तो ये तो मेरे पास क्या बन गया जी? ये क्या बन गया? रिकर्सिव रिलेशन। ठीक है, बस एक सेकंड और अगर मैं यहां पे वैल्यू रख रही हूं 25,000 तो क्या रख रही हूं मैं? 25,000 में प्लस n minus 1 यस n-1 into 15 इंटू 1500। तो ये मेरे पास क्या बन गया? explicit एक्सप्लिसिट form. फॉर्मूला। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? Yes. दोनों फॉर्मूला तैयार हो गए? कहां भाग रहे हो? अभी क्वेश्चन कंप्लीट का हुआ है। Listening part भी लगता है यार। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच मंथ हिज सैलरी बी 50,500। तो मुझे an की जगह क्या रखना है? 50,500, लेकिन किस में? इन रिकर्सिव रिलेशन में या एक्सप्लिसिट में? explicit एक्सप्लिसिट में, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला में, ताकि मैं n निकाल सकूं। रिकर्सिव में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मुझे an-1 नहीं पता, n निकालना है। किस में रखेंगे? एक्सप्लिसिट में। an की जगह 50,500, 25,000 n-1 इंटू 1500। अब पहले ये जाएगा माइनस में, फिर 1500 जाएगा अपॉन में, फिर 1 जाएगा प्लस में। खुद से करके बताओ क्या आएगा? 18 डिपेंड। नेक्स्ट लाइन बोलो। 50 हाँ इजी कोस टू आएगा। नहीं माइनस 25 0 and ये गुरजोत तुम गुरजोत हो? आगे इज इक्वल्स टू आगे चलो चेक एंजल आगे
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, 255 को 15 से डिवाइड करके बताओ जल्दी क्या आएगा। कोई नहीं बोलेगा। ये छोटे टेबल में बॉटम में टाइम दो लिखता है। तो ये क्या है? जाओ बॉयज आराम से, और अपने अपने स्टूल्स यहाँ पे रखे, ये स्टूल यहाँ रखो। 15 आएगा डिवाइड करके, 17 आएगा इज इक्वल्स टू, आगे एन नहीं निकालना, एन निकालना है बेटे आराम से। 16 आएगा, 17 plus 18 इज इक्वल्स टू एन, 18 यानी एन इज इक्वल्स टू। अब आंसर लाइन क्या लिखेंगे, आंसर लाइन क्या लिखेंगे, वो पूछ रहा था इन विच मंथ, तो इन 18th month his salary will be ₹50,005। ठीक है जी, that's it।